इस दुनिया में भूतों, प्रेतों, आत्माओं, चुड़ैलों और जिन्नों का अस्तित्व एक रहस्य का विषय है। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं और कुछ इनके अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूत, प्रेत और जिन्नों का सामना किया है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आए हैं जिनमें लोगों ने बताया है कि उन्होंने किस तरह से भूत, प्रेत और जिन्नों का सामना किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानियाँ। ये कहानी आलिया की है। आलिया शाम के वक्त अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो देखती है कि उसके सामने उसका पति अकरम खड़ा है। अकरम आज काफ़ी खुश लग रहा था। वो आज समय से पहले ही घर आ गया था। खुशी के मारे झूमते हुए वो अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और आलिया को अपनी गोद में उठा लिया। आलिया कहने लगी, अकरम क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। वो कहने लगा, हाँ आज खुशी का ही मौसम है। अंदर आकर उसने आलिया को नीचे उतारा। आलिया पूछने लगी, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे। अकरम कहने लगा, बता दूंगा मगर अभी नहीं। ये कहते हुए उसने आलिया को अपनी बाहों में भर लिया। आलिया ने उससे कहा, अकरम आज तुम पहली बार इतना खुश लग रहे हो, क्या बात है, खुशी का कारण मुझे नहीं बताओगे। अकरम कहने लगा, ज़रूर बताऊंगा, बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी खुशी का इजहार कर लेने दो। इतना कहकर वो आलिया के करीब आने लगा। तभी आलिया ने उससे थोड़ी दूरी बनाई। कहने लगी, नहीं पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। अकरम कहने लगा, मैं बता दूंगा लेकिन मेरे पास तो आओ। ये कहकर उसने आलिया का हाथ पकड़ लिया। आलिया को उसका मिजाज आज कुछ बदला बदला लग रहा था। आलिया ने सोचा कि ज़रूर कोई बड़ी बात है। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं पहले मुझे बताओ। अकरम कहने लगा, अरे बता दूंगा, मेरे करीब तो आओ। इस पर आलिया ने कहा, नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे अभी खाना बनाना है, आज मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। ये सुनते ही अकरम कहने लगा, बिरयानी? हाँ लेते आओ, मैं भी बड़े दिन से बिरयानी खाना चाहता हूँ, ले आओ, मुझे भूख लगी है। ये कहकर वो जाकर कुर्सी पर बैठ गया। आलिया अंदर गई और थोड़ी देर में बिरयानी पकाकर ले आई। अकरम ने बिरयानी खाना शुरू कर दिया। वो इस तरह से खा रहा था जैसे कि कई दिनों का भूखा हो। उसके खाने में भी तब्दीली थी। आलिया उसे बड़े गौर से देख रही थी। वो एक के बाद एक निवाला अपने मुंह में ठूसता जा रहा था। कुछ ही देर में उसने प्लेट में रखी सारी बिरयानी ख़त्म कर दी और भी मांग की। आलिया ने और निकाल दी तो वो उसे भी खा गया और मांगने लगा। आलिया ने फिर उसकी प्लेट में ढेर सारी बिरयानी भर दी। आलिया हैरान थी कि अकरम कभी इतना नहीं खाता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया ने जाकर दोबारा दरवाज़ा खोला तो जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके सामने उसी का शौहर अकरम ही खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अकरम अभी तो अंदर था तो ये यहाँ कैसे आया। उसने पलट कर देखा तो अब अंदर कोई नहीं था, सिर्फ बिरयानी से भरी हुई प्लेट रखी थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसे चक्कर आ गया और वो धड़ से ज़मीन पर गिर गई। काफ़ी देर के बाद उसे होश आया तो उसने अकरम को सारी बात बता दी। अकरम ने गौर किया तो देखा कि बिरयानी की प्लेट आधी किसी ने खाकर छोड़ी थी। ये सब क्या था और वो जो अकरम का रूप बनाकर आया था वो कौन था, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। आइए अब आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी मोहनलाल की है और बहुत ही पुरानी कहानी है। ये उस वक्त की बात है जब लोग आने जाने के लिए पैदल ही इधर उधर आया जाया करते थे। ज़्यादा किसी के पास साधन नहीं हुआ करते थे। मोहनलाल भी अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। वो पैदल चलते हुए अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आए थे। जब उन्हें काफ़ी थकान महसूस हुई तो उन्होंने आराम करने की सोची। उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो जाकर बरगद की छांव में बैठ गए। थोड़ी देर वहाँ पर आराम करने के बाद उनकी नज़र पास में बने हुए एक कुएं के पास गई। वो कुएं के पास गए
रस्सी उठाई और बाल्टी बांधकर उस कुएं से पानी निकाल लिया। थोड़ा सा पानी पिया तो उन्हें राहत मिली। वो थोड़ी देर उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी उनकी नज़र वहीं पर झूलती हुई एक बच्ची पर पड़ी, जो पेड़ की डाल पर झूला बांधकर झूल रही थी। वो एक छोटी सी 7 या 8 साल की बच्ची होगी और उसे झुलाने वाली उसकी माँ वहीं पर खड़ी थी। वो उस बच्ची के झूले पर धक्का दे रही थी और बच्ची झूल रही थी। दोनों काफ़ी तेज हंस रहे थे। ये देखकर मोहनलाल उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो औरत उस बच्ची को काफ़ी तेज धक्का देने लगी। वो इस तरह से धक्का देने लगी कि बच्ची काफ़ी ऊंचे उठ जाती थी। ये देखकर मोहनलाल ने कहा, बेटा इस तरह से इसे मत झुलाओ, अगर ये नीचे गिर गई तो चोट लग जाएगी। मोहनलाल का इतना कहना था कि वो औरत गुस्से से तमतमाते हुए मोहनलाल को घूरने लगी। मोहनलाल को ये सब बड़ा अजीब लगा। मोहनलाल ने फिर कुछ उससे नहीं कहा। वो चुपचाप वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वही हुआ जिसका डर था। बच्ची कुएं में गिर गई और ये देखकर मोहनलाल घबरा गए। मोहनलाल दौड़कर उस कुएं के करीब गए। उन्होंने देखा बच्ची नीचे तड़प रही है। उन्होंने उस औरत की ओर देखा तो वो औरत तेजी से ठहाके लगाकर हंस रही थी। मोहनलाल को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने गुस्से से उस औरत से कहा, अजीब औरत हो, तुम्हारी बच्ची गिर गई है और तुम इस तरह से हंस रही हो। वो औरत चुपचाप वहीं खड़ी हो गई, मोहनलाल को घूरने लगी और फिर तेज कदम बढ़ाते हुए कुएं के पास आई और कुएं में छलांग लगा दी। मोहनलाल ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो कुएं में कोई नहीं था। उन्हें फिर हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने पलट कर देखा तो उसी झूले के पास वो औरत और उसकी बच्ची खड़े मोहनलाल को देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर मोहनलाल काफ़ी ज़्यादा डर गए और उस जगह से तुरंत भाग गए। तीसरी कहानी फ़हीम शेख नाम के एक इंसान की है। फ़हीम शेख काफ़ी नेक इंसान थे। वो एक स्कूल में पढ़ाया करते थे और घर पर बच्चों को अरबी और उर्दू की ट्यूशन क्लास भी देते थे। एक दिन वो स्कूल से पढ़ाकर वापस अपने घर लौट रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें पुकार रहा था। ये आवाज़ एक औरत की थी। फ़हीम ने अपनी साइकिल रोक दी। पलट कर देखा तो उनके पीछे एक औरत खड़ी थी। औरत का चेहरा तो दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने नकाब पहन रखा था। फ़हीम ने कहा, जी फरमाइए। वो औरत फ़हीम के पास आई, उन्हें सलाम किया और कहने लगी, जी आप इसी स्कूल में पढ़ाते हैं? फ़हीम कहने लगा, हाँ। इस पर उस औरत ने कहा, और आप ट्यूशन क्लास भी लेते हैं? हाँ भाई, मैं ट्यूशन भी लेता हूँ, बताइए। उस औरत ने फ़हीम से कहा, मेरे घर में भी एक बच्चा है, उसे अंग्रेज़ी और उर्दू अरबी की ट्यूशन लेनी है, क्या आप उसे पढ़ा सकते हैं? फ़हीम ने कहा, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है। बताइए, बच्चा घर पे पढ़ने आएगा या हमें उसे घर पे पढ़ाने आना पड़ेगा? उस औरत ने फ़हीम से कहा, जी मुझे लगता है कि आपका घर यहाँ से काफ़ी दूर है और मेरा घर करीब ही है, तो बेहतर यही होगा कि आप बच्चे को पढ़ाने घर ही आ जाएं। चलिए मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। फ़हीम ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपना घर दिखा दीजिए। फ़हीम उस औरत के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। वो औरत फ़हीम को अपने घर ले गई। उसने अपने परिवार वालों से फ़हीम को मिलवाया, उस बच्चे को भी दिखाया जिसे फ़हीम को ट्यूशन पढ़ाना था। सारी बातें तय हो गई। फ़हीम ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्कूल से छूटने के बाद 3 बजे आया करूँगा। उस औरत ने कहा, ठीक है। अब दूसरे दिन से फ़हीम ने उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बच्चा बहुत ही होनहार और तेज था, शक्लो सूरत से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, गोरे रंग का, और ऐसा लगता था कि जन्नत से उतरा हुआ हो। उसके घर में लगभग सभी लोग काफ़ी खूबसूरत थे और काफ़ी लंबे चौड़े लोग थे।
वहाँ सफाई इस कदर थी कि कोई भी ज़मीन पर बैठने से परहेज न करे। फ़हीम जब वहाँ पढ़ाता था तो कभी कभी वो लोग उसे कुछ खाने पीने के लिए भी देते थे, जिनमें बेशुमार मिठाइयाँ होती थी। ऐसी ऐसी मिठाइयाँ जिसे फ़हीम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना देखी हों। वो खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती थी। शरबत, कभी जर्दा, कभी मिठाइयाँ, ये सब उसे खाने को मिला करता था। 6 महीने के अंदर फ़हीम ने उस बच्चे को काफ़ी कुछ सिखा दिया था, क्योंकि वो बच्चा भी काफ़ी होनहार था। उसने उर्दू, अरबी और अंग्रेजी समेत कई सारे विषयों को अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। जब 6 महीने का वक्त पूरा हुआ तो फ़हीम ने उनके परिवार वालों से कहा, आपका बच्चा बहुत तेज़ है और लगभग उसे सब कुछ आ गया है। अब वो आराम से पढ़ सकता है। अब हमें नहीं लगता कि इसे किसी ट्यूशन की ज़रूरत है, मगर कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप हमें बुला सकते हैं। उनकी बात पर एक बुजुर्ग ने फ़हीम से कहा, ठीक है, आप रुकिए, हम अभी आते हैं। वो बुजुर्ग अपने कमरे में गए और वापस एक संदूक लेकर लौटे। उन्होंने वो संदूक फ़हीम को थमाते हुए कहा, बेटा ये लो, मेरी तरफ से तोहफ़ा है। फ़हीम ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने हर महीने फ़ीस तो दी ही है। उन बुजुर्ग ने कहा, फ़ीस अलग बात है, ये हम अपनी खुशी से आपको दे रहे हैं, आप इसे रख लीजिए। उनके बहुत कहने पर फ़हीम ने उसे रख लिया। जाते जाते उन लोगों ने फ़हीम से कहा, आपसे एक गुजारिश और है, आप इन सब बातों का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। फ़हीम को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं इन सब बातों का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। वो वहाँ से चला गया। घर जाकर उसने जब वो संदूक खोला तो उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें बेशुमार दौलत, सोने और चांदी के सिक्के भरे थे। फ़हीम सोचने लगा कि आखिर इतनी दौलत इन लोगों के पास आई कैसे। ये सब सोचते हुए उसने फैसला किया कि वो इन चीज़ों को वापस कर देगा। न जाने ये कैसी दौलत है, ये चुराई हुई है या किसी की लूटी हुई। यही सब सोचकर उसने फैसला कर लिया था कि वो उन चीज़ों को वापस घुमा देगा। दूसरे दिन फ़हीम साइकिल पर बैठकर संदूक लेकर उसी जगह पर गया, मगर हैरत की बात थी, वहाँ ना कोई घर था, ना ही कोई इंसान। फ़हीम काफ़ी दिनों तक उन लोगों को ढूंढता रहा, मगर वो लोग उसे दोबारा नहीं मिले। फ़हीम ने जब अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया तो उन लोगों ने कहा, हो सकता हो कि ये जिन्नात हों, जो तुमसे खुश होकर तुम्हें इतनी दौलत दे गए हैं। बढ़ते हैं चौथी कहानी की ओर। जब अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी मिली तो देशवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मगर इसी खुशी के साथ ही उन्हें देश के बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा। बंटवारे की वजह से इस देश में उन दिनों ढेर सारे दंगे होने लगे। लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। कई निर्दोषों की जान गई। इन्हीं दंगों से बचते हुए रहमत अली अपने परिवार के साथ पाकिस्तान की ओर रवाना हो रहे थे। वो अपने 4 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और अपनी बीवी के साथ थे। दंगों की वजह से उन्हें कभी कभी कहीं छुपना भी पड़ता था। उन दिनों ठीक से खाना पीना भी उन लोगों ने नहीं खाया था। उनके बच्चे पिछले 4 दिन से भूखे थे। थोड़ा बहुत बचा खुचा जो कुछ मिलता वो खा लेते और पानी पीकर ही गुजारा करते। और इस बार तो 4 दिनों से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी के सहारे ही जिंदा थे। वो लोग एक पुराने स्कूल में छुपे हुए थे और उनके बच्चों को बहुत भूख लगी थी। भूख के मारे वो लोग रो रहे थे। बूढ़े माँ बाप भी भूख के मारे बहुत तड़प रहे थे। रहमत अली से ये सब देखा न गया। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि तुम लोग यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। रहमत अली की बीवी कहने लगी, आप बाहर मत जाइए, बहुत दंगे हो रहे हैं। रहमत अली कहने लगा, अगर बाहर नहीं गया तो यहाँ भूख से मर जाएंगे सब, और अगर मेरे होते हुए इन लोगों के साथ ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे जाने दो। ये कहकर उसने अपनी बीवी को समझाया और उस स्कूल से निकलकर खाने की तलाश में चला गया। उनका परिवार उसी स्कूल के अंदर बैठा उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। बाहर से आती हुई दंगों की आवाज़
उनके परिवार को डरा देती थीं। वो लोग रहमत अली की सलामती की दुआ कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत अली की बीवी ने कहा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ रहमत, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ पर उसकी बीवी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। रहमत अली चुपचाप अंदर आ गए। उनके साथ एक आदमी भी था। उन्होंने ढेर सारा सामान बांध रखा था। आकर उन्होंने सामान खोला तो उसमें ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें थीं। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी हैरत में पड़ गए। रहमत अली कहने लगे, घबराओ नहीं, इन सब चीज़ों को खाओ। ये हमारे एक दोस्त हैं, रास्ते में मिले। इन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये हम जैसे लोगों की ही मदद कर रहे हैं। मैं इनसे मिल गया तो इन्होंने मुझे खाने पीने की चीज़ें दी। अब इसे खा लो और फिर हम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता खोजेंगे। ये सब देखकर उनका परिवार खाना खाने लगा। उन लोगों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। आज खाना पाकर वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सभी आराम करने लगे। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। रहमत अली ने अपनी बीवी से इशारा किया, जाकर दरवाज़ा खोलो। उनकी बीवी डरते हुए गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसने रहमत अली को ही खड़ा पाया। ये देखकर वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। जब उसने पलट कर देखा तो उसके कमरे से पहले से मौजूद रहमत अली और एक दूसरा आदमी गायब थे। ये सब देखकर वो लोग दंग रह गए। उनके परिवार वालों को भी समझ नहीं आया कि जो अभी बैठे थे वो तुरंत धुएं की तरह कहाँ गायब हो गए। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। रहमत अली को उन लोगों ने सारी बातें बताईं। रहमत अली कहने लगा, शायद वो सब खुदा के भेजे हुए कोई बंदे हों, जिन्होंने हमारी भूख मिटाने के लिए उनके हाथों हमारे लिए खाना भेजा। बढ़ते हैं अब अपनी 5वीं और आखिरी कहानी की ओर। दीपक एक बहुत ही होनहार लड़का था। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थीं तो दिन भर वो घर पर रहता था। दोपहर के वक्त वो खेलते हुए बाग की ओर निकल जाता था। वहाँ वो आम तोड़कर खाया करता था। एक दिन की बात है, वो एक जगह से जा रहा था कि उसने एक बाग देखी जिसमें बड़े बड़े आम लगे हुए थे। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मगर दिक्कत ये थी कि पेड़ बहुत बड़ा था, आम काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए थे। तो उसने सोचा कि पत्थर मारकर इन आमों को तोड़ा जाए। वो ज़मीन से पत्थर उठाकर उन आम के पेड़ों पर मारने लगा। जब उसने 1-2 पत्थर मारे तो पेड़ से आवाज़ आई, रुक जा, पत्थर क्यों मार रहे हो? जब दीपक ने ध्यान से देखा तो पेड़ की डाल पर एक लड़का बैठा हुआ था। दीपक कहने लगा, माफ़ करना भाई, मुझे थोड़ा सा आम लेने थे। वो लड़का कहने लगा, आम लेने हैं तो मांग लेना, पत्थर क्यों मार रहा है? दीपक कहने लगा, चलो ठीक है, मुझे आम दे दो। उसका इतना कहना था कि वो डाल पर बैठा हुआ लड़का डाल के ऊपर से खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर आम तोड़ने लगा। उसने ढेर सारे आम तोड़कर उसी डाल पर किसी तरह रख लिए और फिर कहा, झोला लाए हो? दीपक कहने लगा, मेरे पास झोला नहीं है। तो वो लड़का कहने लगा, ठीक है, अपने कपड़े को आगे बढ़ाओ, मैं उसमें ये आम रखे देता हूँ। दीपक पेड़ के नीचे आ गया और अपनी कमीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। उस लड़के ने सारे आम पकड़े और डाल पर बैठे बैठे ही अपने हाथ को इस तरह से बढ़ाने लगा जैसे कि वो रबड़ के हों। लड़का पेड़ पर ही बैठा रहा और उसके हाथ जमीन तक आ गए। ये देखकर दीपक बहुत ज़्यादा डर गया। वो आम छोड़कर वहाँ से भाग गया। भागते हुए वो घर आया और घर आकर उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने घर वालों को सारी बातें बताईं। घर वालों ने उसे उस जगह पर जाने से मना कर दिया। उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर जिन्नातों का साया रहता है। दोस्तों, इन कहानियों को जानकर ये लगता है कि जैसे भूत प्रेत, जिन्नों और चुड़ैलों का वजूद होता है। ये मेरी पर्सनल राय तो नहीं है, मगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। ये सब एक फितूर ही है या फिर वो सच में हमारे आसपास हैं?